तो चलिए आज हम लोग जो पॉलिटी का नया टॉपिक छेड़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है संघीय कार्यपालिका। ये काफी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। अभी तुरंत आ गया है, सचिवालय आने वाला है 3000 पोस्ट, दरोगा 2700 प्लस पोस्ट, बीपीएससी आ जाएगा आपको ये भी 1000 प्लस पोस्ट। तो इस सभी एग्जाम के लिए काफी ओरिएंटेड होगा। और जो मैंने ये नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्ड है। इससे बायोंड क्वेश्चन एकदम नहीं पूछेगा, वादा है मेरा। पलट कर देख लीजिएगा, सेट मार कर देख लीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बायोंड नहीं पूछेगा, यानी नहीं पूछेगा। और यूट्यूब पर भी कहीं ये टॉपिक इतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया गया है। हाँ, यूट्यूब पर पढ़ना लोग से मैं एक चीज विनम्र निवेदन करूंगा अपने भाई बहनों से, कि लोग जो देता है ना कि महासंग्राम, महाखड़ा, महायुद्ध, महा इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन, एकदम मत करो बाबू। नहीं लड़ेगा तो मास्टर दिखेगा नहीं तुमको। महा इंपोर्टेंट वाला गागर में सागर है ना, ना सागर दिखेगा, ना गागर दिखेगा, ना मास्टर दिखेगा। तो डिटेल्ड पढ़ो और एक बुक पकड़ लो बढ़िया और डिटेल्ड सेट मारो। लूसेंट ले लो, परीक्षा वाणी ले लो, घटना चक्र ले लो या क्राउन ले लो, और उसके बाद अपने सेट मारिए टॉपिक वाइज। अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, लूसेंट या क्राउन से बैठ के सेट मार लो, पूरा एकदम क्लियर। एक और क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यानी नहीं छूटेगा। और छूटेगा तो कमेंट में बोल देना हमको, जो ऑनलाइन है। तो मार्गदर्शन से भरपूर क्लास में आज हम लोग करेंगे विचार और विमर्श। सबसे पहले संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि घर में जौन स्थिति दादाजी का होता है वही स्थिति भारत में राष्ट्रपति का है। करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन है सर्वे सर्वा। करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन है सर्वे सर्वा कौन? राष्ट्रपति। समझ में है ना? तो इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इनकी शक्तियां प्रदान है, क्या कौन राष्ट्रपति बन सकता है, क्या क्या व्यवधान आएंगे, कहाँ इसके क्षमादान की शक्ति, बाकी सभी कहानियां इसमें पढ़ेंगे जब लोग। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो निहित होती है हम लोग के राष्ट्रपति में, और अनुच्छेद 53 इसकी व्याख्या करता है। कार्यपालिका शक्ति किसमें में निहित होगा हम लोग का? तो राष्ट्रपति में क्या होता है? निहित होता है। देखे तो क्या लगता है कि कार्यपालिका शक्ति तो जरूर प्रधानमंत्री में होगा, लेकिन ना, गलतियों से मत मारना। कार्यपालिका शक्ति किसमें में निहित होता है हम लोग का? तो राष्ट्रपति में। कोई दिक्कत? आगे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद बार बार बताए थे कि प्रति उत्तरदायी होगा हम लोग का लोकसभा के प्रति, क्योंकि सरकार जो बनता है प्रधानमंत्री वाला, वो कैसे बनता है? लोकसभा में जो बहुमत दल होता है वही क्या बनाता है? सरकार बनाता है। अरे तो जैसे अभी चुनाव हुआ है, चुनाव में जो बहुमत दल होगा है ना, वो 50% प्लस एगो सीट लेकर आएगा तो क्या बनेगा? अपना सरकार बनाएगा। तो केकरा खातिर उत्तरदायी होगा? राज्यसभा खातिर ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा हम लोग का? लोकसभा के प्रति। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गया। देखिए कम से कम 100 क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, 100 क्वेश्चन मिनिमम। 2 क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। कौन सी व्यवस्था अपनाई? संसदीय व्यवस्था का अपनाई गई है। किसके प्रति होता है हम लोग का? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 3 क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? अगर वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक वर्ड को जोड़ दे, तो वास्तविक वर्ड अगर जोड़ देता है तो क्या मारिएगा आप लोग? प्रधानमंत्री। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है? तो निहित होगा राष्ट्रपति में, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका किसकी होती है? तब प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत है? देखो तुम सटा के काट रहा है क्वेश्चन, एग्जामिनेशन का सटा के क्वेश्चन काटा। 4 गो 5 गो 4 वगैरह हो गया हम लोग का, गिनते रहिएगा। 4 गो। आगे चलते हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन। जो घर का पहला नागरिक कौन है? दादाजी। बापू जगह अभी कोई नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। वही तरह क्या है? देश का राष्ट्रपति है, फर्स्ट नागरिक है। बड़का अंबानी अडानी होगा अपना घरे खातिर हो गए, लेकिन राष्ट्रपति के सामने कोई बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री आएंगे तो हाथ जोड़ के खड़ा होना है वहां उनके सामने। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसी में निहित होती है जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। बना 5 क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति केकरा में निहित होगा?
तो राष्ट्रपति में निहित होगा। समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा को अपने पास पावर रख ले, अरे अपने यूज ना करेगा, अधिकारियों से करवाएगा। समझ में आना, किसे करेगा, पदाधिकारियों से, अधिकारियों से कराएगा, अपना कोई काम नहीं। अभी दादाजी हैं बैठ के देखेगा, वही चीज है जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार हो गया। उसके बाद ये अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन किया गया है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बने खातिर क्या क्वालिफिकेशन, क्या हम प्रधानमंत्री, हम राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब वर्तमान समय में देश की एक पिछड़ी वर्ग से हमारी जो राष्ट्रपति बन सकती है द्रौपदी मुर्मू जी, समझ में आना, मिसाल मैन जैसे जो हमारे अब्दुल कलाम थे, जिनको कि मन भी नहीं था राष्ट्रपति बनने का, वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनको तो अटल बिहारी वाजपेयी जबरदस्ती बनवा के बनवाए, पढ़ा रहे थे, फोन आया कि भारत के प्रधानमंत्री का फोन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी, हो गया ना, बोला ये क्या वहां पे थोड़ा सा कट गया है, सुनिए। तो आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास फोन, अकेले फोन कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी फोन कर रहे हैं कि आपको हम प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। फोन आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, ये नहीं बोले, फोन आया इनके कॉलेज में जहाँ पढ़ा रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया है, कहेगा ठीक है क्लास को क्या आते हैं। समझ में आ रहा है कैसा इंसान है, आ रहे क्लास के आराम से, क्लास आराम से पढ़ा दिए, तब जाके कॉल बैक करते हैं, तब अटल बिहारी वाजपेयी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना होगा। काफी मान मनोवल के बाद ये क्या बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ना तो ऐसा इंसान थे ना जिनके लिए राष्ट्रपति पद भी क्या था, तुच्छ था, सही में भारत रत्न थे, ये राष्ट्रपति के पद से काफी क्या थे, है ना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता राष्ट्रपति, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और राष्ट्रपति, अब इसके बाद दूसरा बात भी जब बनाया इनका हो गया, अब कांग्रेस की जब सरकार आई तो कांग्रेस भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही बने रहिए, बोलते हैं कि ना आप ना बनेंगे, हमको शोध और अनुसंधान पर अपन काम करना है, क्योंकि जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से शोध और अनुसंधान नहीं करना, हमको दम बम बनाना है, दम बम मिसाइल बनाना है ना, कि मेरा भारत क्या हो, आत्मनिर्भर हो सके। समझ में, इतने बड़े शख्स थे हम लोग के एपीजे अब्दुल कलाम। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होगा ना होगा, कम से कम 35 वर्ष आयु चाहिए। कितना चाहिए आपको, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु चाहिए आपका, 25 है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितना चाहिए आपको, 25 वर्ष। जो लोकसभा का चुनाव लड़ लेगा, यानी संसद का चुनाव, सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ लेगा जो, वो क्या हो जाएगा हम लोग का, 25 वर्ष में प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लोकसभा का चुनाव होता है 25 वर्ष में, लेकिन वही अगर राज्यसभा का चुनाव पूछ दे तो वो 30 वर्ष में होता है, और राष्ट्रपति को वर्ष में 35 वर्ष में। बारह समझ में, एज के अनुसार भी देखो राष्ट्रपति का सबसे अधिक एज में ले रहा है। आगे बढ़े, और राष्ट्रपति में क्या योग्यता होना चाहिए, एक और योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में, तो लोकसभा का, ठीक है, सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, ना कि निर्वाचित होगा। जोन जोन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए, वो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, राष्ट्रपति होने के लिए भी चाहिए। समझ में आया, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य नहीं है, भाई बाप का बाप है, ये सदस्य बनने की कोई जरूरत है नहीं है। किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधिनिष्ठ प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद धारण करता है, राष्ट्रपति के लिए योग्य ना होगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना। ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर आपको तो पहला बार ये देखना कि 35 वर्ष आयु हो, आपको पागल दिवालिया ना हो, आप लोकसभा के सदस्य बनने की आपको योग्यता रहना चाहिए, साथ ही आप कोई लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि प्रोफेसर ना हो, एसडीएम डीएसपी ना हो, आईएएस ऑफिसर ना हो, ये सब लाभ का पद है। लेकिन देख रहा है नेता कितना तेजी से किया है, वो सब लाभ का पद है, चपरासी होना लाभ का पद है, लेकिन विधायक, सांसद, ये सब होना लाभ का पद नहीं है। देख रहा है विनोद, कितना बड़का बदमाशी किया गया है नेताओं के द्वारा। क्या कह रहा है नेता जी, नेता यही कह रहा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ होता राज्यों के मंत्री पद, जो है मंत्री पद लाभ के पद नहीं, ये तो सेवा के पद है, तो ससुरा सेवा ऐसा हमरो करने दो।
क्या बढ़िया सेवा है कि 5 साल सेवा करके 500-600 करोड़ रुपए का संपत्ति बन जा रहा है। आई लाभ का पद नहीं है। जय हो भारतीय संविधान को बनाने वाले कुछ लोग, है ना, कुछ लोग जो ऐसा ऐसा नियम बनाए हैं कि जो मंत्री लोग है वो लाभ के पद पर, सेवा के पद पर है। वाह! अब चुनाव लड़ सकता है। IAS ऑफिसर को चुनाव लड़ने के लिए, सरकारी टीचर को सब चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र देना पड़ेगा अपने नौकरी से, छोड़ो तब बनो। राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 गो मतदाता प्रस्तावित करेंगे और 50 को अनुमोदित करेंगे। सपोर्ट होना चाहिए 50-50 लोग का, और 1997 से पहले 10 लोग का था। एक तो केहू लड़ जाता था, केहू 10 गो सपोर्ट कर दिया ना, जो कि आपको क्या है कि उम्मीदवार के जो मतदाता है, तो राष्ट्रपति के मतदाता बनने में कौन कौन लोग भाग लेते हैं पढ़ेंगे। से लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और जो राज्य विधानसभा है ओकर भाग लेते हैं। तो डिटेल हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्रम में। तो वही लोग क्या करना चाहिए, 10 को पहले था, अब कितना है 50 लोग चाहिए, समझ में है ना। अब चलते आप लोग देखते होंगे ना कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या है हम लोग का, कि ढेर लोग खड़ा, 1 से 2, 2 से 3, बस 11 से बेसी ना दिखेगा। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि क्या जाती है, एकड़ों में जब्त हो जाएगा। 1/6 नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, कौनों सदन का सदस्य नहीं होता है, न लोकसभा का, न राज्यसभा का, न राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होता है। यदि निर्वाचन के पूर्व इसका सदस्य है तो निर्वाचन तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त समझा जाएगा। अगर आप चुनाव में लड़ने वाले हैं, जिस दिन से चुनाव होने वाला है वो दिन से तो सीट वैकेंट, खाली, समझ ना, वो क्या है, खाली हो जाएगा आपका सीट। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। इन्हें क्या राष्ट्रपति भी हैं, अगर बात कहेंगे ना 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 हम ना सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनेंगे, एकदम बहुत बढ़िया वकील है, ना नहीं बन सकते हैं। आप राष्ट्रपति है, महामहिम है, आप सर्वे सर्वा हैं, आपको और कोई काम करने की जरूरत है नहीं, आप काफी हैं, आप जहां हैं वहीं रहिए। अनुच्छेद 57 में कहा गया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य है। ठीक है, कतनों बार कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, जितना मन ततना बार, एक कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है वो बस 2 बार बनेगा कोई भी। यही चलते बराक ओबामा जी जो काफी बढ़िया नेता थे, वो मात्र बेचारा 2 कार्यकाल अपन पूरा करते उसके बाद उनको हटना पड़ता है। क्या बढ़िया रहता है कि बराक ओबामा अभी रहता है। अभी बताओ डॉलर में ट्रम्प को बना देता है सब ढक्कन सकन को, और जो बाइडेन वो भी ढक्कने है ना। जो कि हम लोग का था बराक ओबामा, क्या जबरदस्त इंसान था, क्या जबरदस्त व्यक्तित्व था, पढ़िए तो मजा आ जाएगा। जॉन बन रहा तो ढकने बन रहा है हाँ हाँ, लेकिन क्या चाहिए था, अगर बढ़िया नेता उसको बार बार सेवा का मौका दिए, देश को बढ़ाइए तो रहा था वो। अगर वो रहते तो कहाँ से कहाँ अमेरिका और आगे बढ़ा रहता है। चलो खैर ठीक है, अमेरिका का कमजोर होना हम लोग के लिए फायदेमंद हो रहा है, फायदेमंद है, बढ़िया एक दूसरे से कमजोर हो जाए। हाँ, तो अमेरिका में चुनाव होगा कौ साल पर होता है मालूम है, 4 साल पर। हम लोग के देश में राष्ट्रपति चुनाव कौ साल पर होता है, 5 साल पर। ये समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत ना, कहानी पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है आप लोग को ना। आगे बढ़े इसमें, चलो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में के भाग लेगा, क्या हम जाकर वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, तो ना, हम वोट नहीं कर सकते हैं। आम जनता में चुनाव में भाग नहीं लेता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार 54 निर्वाचन याद रखना, 54 निर्वाचन याद ऐसे करना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन कहाँ है, तो 54 निर्वाचन, बस ऐसे 54 निर्वाचन चिल्लाएगा याद बोल तरह ट्रिक है कर। 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा उसका निर्वाचन। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं एकदम डिटेल्ड समझिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपको दे रहा है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे कोनो एग्जाम हो, या एसएससी में भी क्वेश्चन अब देना थोड़ा कथन टाइप का दे रहा है, स्टेटमेंट टाइप का। तो गई जमाना जब गधा जलेबी खात रहा है ऑनलाइन पूछत रहे, पढ़ बहुआ डिटेल एकदम। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं।
ये जानते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा का होता है। संसद में 2 सदन है, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा है। दू समझ के 2 तरह के क्लास है। लोकसभा के जो सदस्य होता है हम लोग चुनते हैं, जैसे अभी चुनाव हुआ है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं होता है, वो जो राज्य होता है, राज्य का जो होता है वो अंदर से विधानमंडल को चुन के भेजेगा। हर राज्य का अपन अपन सीट होता है। आगे बढ़े। राज्यों के विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य हो गए, एक बाद प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य माने जो विधायक लोग हैं वो भी जाएंगे चुनाव में। संसद के दोनों सदस्य तो देवे करेंगे दोनों सदन के, ठीक है, जो विधायक है वो भी जाएगा, लेकिन विधानसभा के जाएंगे, विधान परिषद के सदस्य नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, 6 गो राज्य में ना विधान परिषद है जी। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार को वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, क्या है कि वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है भगवान जाने, सब अप्रत्यक्ष एक तरह से अपने में चुन लेता है सब नेता। ज्ञातव्य है कि 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 1992 में 70वें संविधान संशोधन द्वारा बोला गया कि अब दिल्ली और पुडुचेरी के लोग, दिल्ली और पांडुचेरी या पुदुचेरी एक ही चीज है कि लोग भी क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। आगे समझ में, विधानसभा का दिल्ली में भी होता है ना चुनाव। दिल्ली का जैसे क्या है, मुख्यमंत्री हम लोग का, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे समझ में, और इस तरह का पुडुचेरी की भी कहानी है। हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को नवनिर्मित जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर जो हुआ ना, चुनाव अभी तक तो ना हुआ है कोनो। यदि चुनाव होगा, विधानसभा जगह बनेगा, और विधानसभा जब बनेगा तो उस सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जो बनेगा वो ये बनेगा। जो लूट रहा है जम्मू कश्मीर का ना, कोई ना बनना चाहिए। जो लूट रहा है कोई ना बनना चाहिए। अपने में पोष रहा है सब आतंकवादी को। कितना लोग विरोध किया अभी तुरंत बताइए, है ना। भक्तगण जा रहे थे वैष्णो देवी या अमरनाथ, कुछ ऐसे ही जा रहे थे, वैष्णो देवी शायद, है ना। बताइए, यूपी के भक्त सब जरा क्या मांग रहा था तुमसे जी, मार दिए। कौन ही नहीं बोला कि धर्म विशेष के लोग अटैक किए हैं, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, हिम्मतें नहीं है। लेकिन अगर हिंदू किया रहता तो पूरा देश गरियाता। जानते हो क्या गरियाता हिंदू को? क्योंकि हिंदू जो है ना, वो दोहरा चरित्र का है। गाली नहीं दे सकते हैं, यूट्यूब पर जा रहा है, दोहरा चरित्र का हिंदू। कतरो बढ़िया कर दो पलटी मार जाता है। इसीलिए हम लोग का ये हाल है, आगे भी यही हाल रहेगा। एक वो लड़ता है और बाकी बैठ के मुंह ताकता है, आगों में 2-4 क्या करेगा, उल्टे कर जाएगा अपने आप को। यही चीज है। जम्मू कश्मीर में हुआ, कितना लोग विरोध किए, कितना प्रोटेस्ट निकला। आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया है। मालूम है ना, राज्यसभा में और लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते थे। पहले 2 एंग्लो इंडियन होता था, मोदी जी हटा दिए, कोई तो काम नहीं है। लेकिन राज्यसभा में अभी 12 को मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग आएगा तब भाग लेगा। ये याद रखिएगा। 12 जो मनोनीत सदस्य है या कोनो मनोनीत सदस्य है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, लेकिन जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग पढ़ा रहे हैं आपको, तो महाभियोग जैसे आएगा उसको हटाने के लिए भाग लेगा। 12 हटाए बजिया जाएगा। अरे समझ में, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो हम लोग का 54 में निर्वाचन था, 54 में क्या था निर्वाचन, और 55 में क्या बोला, 5-5-55, 5 एने बराबर बांट लो, माने समानुपातिक मत प्रणाली। अब देखो,
एगो संसद के अंदर, संसदीय क्षेत्र के अंदर 7 गो 8 गो 10 गो विधायक होता है ना जी। अब मान लीजिए कि भोजपुर संसदीय क्षेत्र है तो हमें बहुते होगा विधायक, तो 7 गो या 6 गो हमको डायरेक्ट डेटा याद दिया, लेकिन इतना होता है 7 गो है डेटा, इतना होता है ना बाबू। तो क्या एगो सांसद का वोट बराबर एगो विधायक का वोट बराबर होना चाहिए? नहीं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाएंगे। विधायक छोटा एरिया के लिए होता है, सांसद काफी बड़ा एरिया के लिए होता है। अरे समझ बाबू, तो इसमें क्या है, बराबर पावर दिखाई ना कि तो विधायक तो ढेर हो जाएगा देश में, तो विधायक ढेर हो जाएगा, सब सांसद की संख्या काफी कम हो जाएगी, सांसद तो हार जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसका अनुपात बैठा कर हम लोग काम करते हैं। आगे समझ में, अब इसको ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते, ज्यादा डिटेल देंगे तो आधा घंटा उसी में खा जाएंगे। तो बस इतना मोटा मोटी समझ में आ गया ना कि सांसद का वोट और विधायक का वोट का एवरेज निकालते हैं। मान ले समझ में आ गया 10 गो विधायक बराबर एगो सांसद को वोट, तो 10 गो विधायक वोट देगा, एगो सांसद वोट देगा, तो बतिया बराबर। लोकसभा का मतलब है सांसद मैंने पूरा लोकसभा और राज्यसभा दोनों। हाँ हाँ, कची तो पूरा राज्य, पूरा भारत का पूरा विधायक जोड़ो तुम, तो केरल का विधायक जोड़ो, तमिलनाडु का विधायक जोड़ो। अरे विधानसभा कहाँ, विधानसभा सब राज्य में, विधान परिषद खाली 6 राज्य में है। विधानसभा का चुनाव तभी होगा, तभी तो मुख्यमंत्री बन रहा है भाई। हाँ, सब राज्य में है। हाँ, अगर तो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार विधान परिषद का चुनाव नहीं होगा, वैसे झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा, यूपी विधानसभा का चुनाव होगा। हाँ ना, फिर यूपी का कुछ अलग है, यूपी विधानसभा का चुनाव को सीट कुछ अलग है, मध्य प्रदेश का कुछ अलग है। तो विधानसभा में बनेगा तो विधायक बनेगा, और सांसद क्या होता है, पूरा राज्य के लिए बनता है, लोकसभा के लिए बनता है। और सांसद जब बनेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दो। आगे समझ में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ होगा? उच्चतम न्यायालय में होगा। कहाँ पर होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कौन प्रॉब्लम तो उच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन दे सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा कहाँ पर होगा? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन 3 निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 4 कहीं भी हो सकता है, तो केवल उच्चतम न्यायालय में। समझ में आ गया? निर्वाचन करवाएगा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है हम लोग का? निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग जो होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग है बाबू, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम, सुप्रीम, उच्च, हाई। आगे समझ में? उच्चतम, सुप्रीम दिल्ली कोर्ट, दिल्ली वाला, हाई कोर्ट जो पटना में है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो में जो निर्वाचन आयोग होगा उसमें, तो उसमें क्या होगा? निर्वाचन तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करेगा, 5 वर्ष तक, और अपने पद समाप्ति के बाद भी वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए। समझ में आ गया? माने कि वो कहेगा कि आइए हम तब तक बैठल है जब तक सामने से आके कोई हाथ मिला के सीट पर ना बैठ जाए। ये नहीं कि सीट साल पूरा हो गया तो हट जाएंगे और राष्ट्रपति का सीट खाली रहेगा, ना हो सकता है। राष्ट्रपति का सिंहासन खाली हो ही नहीं सकता है। अर्थ में अगर बोले कि भैया अचानक भगवान न करे किसी कारणवश राष्ट्रपति जी के साथ कुछ दुखद हो गया घटना, या नहीं रहे राष्ट्रपति जी, तब क्या होगा? फिर चुनाव कर रहे हैं नहीं, अगर आगे पढ़ाएंगे उपराष्ट्रपति एक कॉन्सेप्ट। उपराष्ट्रपति यही चलते होता है कि राष्ट्रपति का सीट को जो खाली नहीं होगा तो जैसे राष्ट्रपति से जिस साथ कुछ होता है ना, तुरंत उपराष्ट्रपति होकर क्या करेगा? जगह टैकल करेगा। आइयो हो गया कि राष्ट्रपतियों खत्म, उपराष्ट्रपतियों खत्म है। हाँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो खत्म, ओकरा बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश। आ रहा समझ में? वरिष्ठतम तो केहू ना केहू होगा ना जी, तीनों मान ले खत्म ऑप्शन है ना ना ना, और वरिष्ठतम तो कोई ना कोई हो सकता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो 56 में क्या, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद को बनाता, जब तक ओकरा स्थान पे
दूसरा एक और उत्तराधिकारी ना आए, समझ में आया ना। ये ना कि चुनाव हो रहा है तो पद पद छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है राष्ट्रपति के सामने। आगे बढ़ते हैं। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेना होता है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति शपथ लेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, मुख्य न्यायाधीश के सामने या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेता है। लेकिन आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शपथ केकर सामने लेगा ये, तो शपथ लेगा ये राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। आगे बढ़े। अनुच्छेद 77 भारत के सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होगी। और अनुच्छेद 177 के 3 के, यहाँ पे 177 गलती से लिखा गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्त यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होगा कि 77 के अनुसार, 77 के क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राष्ट्रपति सरकार का जो काम करना है ना, उसके लिए क्या करेगा, मंत्रियों में नियम बनाएगा। भाई क्या भाई करना है, क्या इसको करना है, देखते रहेगा। दादाजी की तरह ये घर के, समझ में, बार बार बोल रहे दादाजी से रिलेट करोगे, राष्ट्रपति अच्छा समझ में आएगा आपको। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 बताया ना, 54 निर्वाचन, 55 एकल संक्रमणीय मत, समझ ना, 5-5 एकल संक्रमण, बार बार बराबर बांटेंगे। और में 56 पदावधि, 56 छोड़ो, 56 छोड़ो, 56 छोड़ो, याद करने तरीका, 56 छोड़ो, साउंड देखिए। 56 के राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण किए रहता है, एक बाद छोड़ देना आपको, 5 साल तक रहिए। किंतु 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता, मन है तो दे सकता है। मान लो मन ना लगा राष्ट्रपति बन के उनको, है ना, तो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है। उन्हें संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 6.1 लिखा गया, लेकिन 61 में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो राष्ट्रपति अगर संविधान को, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, वायलेशन करते हैं, सिर्फ एक आधार पे, भ्रष्टाचार के आधार पे इनको नहीं हटा सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं हटा सकते हैं। बस इनको तब हटा सकते हैं जब ये संविधान का वायलेशन करे, बस एक आधार पर इनको क्या हटा सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा और राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो 56 में पदावधि, 56 छोड़ो, और 61 में क्या है, महाभियोग, 61 सठिया गया है, एकदम सठिया गया है, कामें ठीक से नहीं कर रहा है, ये अतिक्रमण हो रहा है संविधान का, वायलेशन हो रहा है, जब सठिया जगह तो हटा दो, समझे ना। तो 56 क्या था हम लोग का, पदावधि के बारे में था। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सोचना किसको देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ये सेट का क्वेश्चन निकाला गया है, नहीं मिलेगा आपको जल्दी। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है, तो सब लोग हर किताब में लिखा हुआ, सब जगह लिखा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति इन्फॉर्म क्या करेगा, क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करेगा जो क्या करेगा, शपथ दिलवाया था, तो ना, किसको इन्फॉर्म करेंगे, तो इस इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा को, इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा को पूरा, हाँ हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष के दूध तुल जाएगा ये, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे कि राष्ट्रपति जी ने क्या किया है, त्यागपत्र दिया है। आगे समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, लोकसभा को भी नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। आप जैसे कि हम बोले कि 61 पर राष्ट्रपति में महाभियोग, तो होता है चटनी चटा के नहीं छोड़ेंगे, आपको पूरा डिटेल्ड पढ़ाएंगे, है ना, डिटेल्ड पढ़िए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। देखो कैसे कैसे महाभियोग लगता है, 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध क्या होगा,
महाभियोग लगेगा सिर्फ और सिर्फ वायलेशन पर इन पर महाभियोग लगेगा, ना तो ना लगेगा। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में प्रस्तुत कर, किसी भी संसद में प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक 14 वर्ष पूर्व इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को जानकर, राष्ट्रपति महोदय हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं महामहिम। राष्ट्रपति जान लीजिए, तो राष्ट्रपति थोड़ा ना लाओ, बस जना दिए ना, अब हम लाएंगे। मन होगा तो राष्ट्रपति पहला हुआ अपन त्याग पत्र दे के इज्जत बचा के निकल सकते हैं वजह से, है ना, महामहिम निकल जाइए। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन को कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। मैंने प्रस्ताव पारित करने का मतलब ही ना कि आज हम उठल है, विपक्षी पार्टी के है तो सिग्नेचर करवा, अपने सिग्नेचर करके दे देखे राष्ट्रपति हम ला रहे हैं महाभियोग, इसे राहुल गांधी कहता है, धरती डोल जाएगा मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो ऐसे नहीं। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर किया, महामहिम को हटाना है, हलवा है। 1/4 सदस्य का वहां पर क्या कीजिए, आप हस्ताक्षर करवाइए, जो सदन में होगा। हाँ हाँ, जो सदन, उस सदन का 1/4। तो राहुल गांधी चाह कभी नहीं करवा सकते, 99 सीट में। हाँ, गठबंधन आएगा तो तब होगा, लेकिन 1/4 खाली हस्ताक्षर करे खातिर, महाभियोग लाने खातिर, पारित होने के लिए ना, महाभियोग लाने खातिर 2/3 चाहिए। आगे पढ़ाएंगे आपको हम, 2/3 है ना, आगे पढ़ा रहे हैं इसको, रुकिए। और इस आशय का प्रस्ताव उस सदन में जिसमें वह रखा गया उसके समस्त सदस्य कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह जांच के लिए दूसरे सदन भेजेगा। तो कहा कितना थे, 2/3। तो मान ले कि लोकसभा में ही प्रस्तुत हुआ, कहाँ प्रस्तुत हुआ हम लोग का, लोकसभा में। तो लोकसभा में सीट कितना हम लोग का, 500 कितना हम लोग का, 43 गुने 2/3 है ना। तो हम लोग का कटेगा 5 से 3 से, तो हाँ 3 एकम 3 बचा हम लोग का 2 बचा, 3 24। और यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का, 1 गुने 2 करो तो कितना हो गया हम लोग का, 2 8 दूनी के 16। यहाँ पर कितना हो गया, 362 घंटा सीट है। केहू बरी ना है, राष्ट्रपति को हटा देगा। 2/3 चाहिए है, 362 को सीट चाहिए केहू के। वही बोल रहे हैं कि महाभियोग लाना हलवा नहीं है, महाभियोग पारित करना तो और हलवा नहीं है। 362 सीट नहीं है, चाह के भी नहीं हटा सकते हो, महाभियोग नहीं ला सकते हो। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का भी अधिकार है कि अगर ये महाभियोग लाया गया, इस चीज बोला जा रहा है, तो मेरा भी देखिए वही बात है, हम जो ये काम किए है चलते किए, हो सकता है। काहे नहीं ला सकता, लेकिन संभव नहीं, तो बहुत कम संभव है, संभावना बहुत, क्योंकि अधिकतर जो भारत का राष्ट्रपति होता है ना, जो पार्टी का ही राष्ट्रपति देता है, सहयोग से होता है। जो भी पार्टी रहेगा ना मेन अपना पावर में, वही अपना राष्ट्रपति बनवाता है। जैसे कि अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो इनको सपोर्ट कौन किया था, इनको सपोर्ट किए थे कौन, हम लोग का था बीजेपी सपोर्ट किया था। पहले हम लोग के रामनाथ कोविंद जी थे हम लोग के, है ना, तो उनको भी कौन सपोर्ट किए थे, बीजेपी सपोर्ट किया था। वो तो कहियो नहीं लाएगा, है ना, अपन गलतियों कोई गलती कहता है। हाँ, कभी ना पारित हुआ, तो कभी नहीं पारित हुआ, समझा, दिया गया है। अब मान लो ऐसा बैठे कोई राष्ट्रपति और हम ही क्यों करेंगे तो करेंगे, सेना का सर्वे सर्वा हम है, ले बंदूक छोड़ो है, अपना मन का पूरा काम कर रहा है, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। पागल आदमी को थोड़ा राष्ट्रपति बना, महामहिम है वो। अब मान लो कौन एकदम आदमी पागल है कि राष्ट्रपति के पद पर बैठ के अपना मन का कर रहा है, तब वहां पर हो सकता है कि सब पार्टी एकजुट होकर उनको हटाए, समझे, लेकिन ऐसा असंभव है। राष्ट्रपति काफी गरिमामय पद है, महामहिम है वो, और काफी विद्वान व्यक्ति को, अपने क्षेत्र से काफी पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया जाता है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनका आचरण बड़ा बढ़िया हो, अनुकरणीय आचरण हो। द्रौपदी मुर्मू जी काफी पिछड़े क्लास से आती हैं, एसटी समुदाय से आती हैं, आदिवासी, लेकिन काफी शिक्षित है व्यक्ति, शिक्षिका भी नहीं है, आचरण बढ़िया है। अब ऐसा ना बना दे राष्ट्रपति को दारू पी के पड़ा ले नाला में, नेता ना बनाना बाबू, नेता तो केहू को बना सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते, महामहिम की बात कर रहे हैं। जांच की पहले द्वितीय सदन में प्रथम सदन की भांति महाभियोग प्रस्ताव को अगर
पारित कर देता है, कम से कम 2/3 से पारित करना होगा, और 2/3 से पारित करने को बोलते हैं विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं हम लोग? विशेष बहुमत। तो अगर पारित कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त समझा जाता है। अभी तक ऐसा एक भी बार अवसर नहीं आया है, एक भी बार ऐसा नहीं आया देश में कि राष्ट्रपति जी पर महामहिम पे महाभियोग भारत में लगे। और देश में अलग बात है, हम अपन देश से गारंटी लेकर अपन पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे देश में ना कभी महाभियोग आया है और ना कहियो आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी का पद क्या है, काफी ही गरिमामय पद है। आगे बढ़े। यह तब है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्य के जो विधानसभा के सदस्य भाग ले रहा था ना, जो चुनाव में जी क्या था कि विधायकों लोग भाग ले रहे थे, वो लोग महाभियोग में भाग नहीं लेंगे। यार समझ में, वो लोग भाग नहीं लेंगे। लेकिन 12 को जो मनोनीत सदस्य होता है, या फिर जहां भी मनोनीत सदस्य होगा, वो लोग क्या करते हैं, जो आपको महाभियोग प्रस्ताव होगा उसमें लोग भाग लेगा। यार समझ में, ये हो गया हम लोग का। अब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मान लो कोनो विवाद हो गया, मान लो कि अपोजिशन पार्टी बोला कि ठीक है राष्ट्रपति चुनाव तो हो गया, लेकिन में कुछ गड़बड़ झोला हुआ है, गलत वोटिंग हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। पहले भी आपको पढ़ाया तुरंत हम कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी विवाद होगा ओकर निपटारा कहाँ पर होगा, हम लोग उच्चतम न्यायालय में होगा, तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। जो भी उच्चतम न्यायालय बोल दिया वो अंतिम होगा। अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे, क्योंकि अगर ऊपर है ये नहीं है। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई भी कार्य अवैध घोषित नहीं। अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जो बना है और उस पर महाभियोग आ गया, वो हट गए, और उनके द्वारा एक संधि किया गया था कि भारत पाकिस्तान के मध्य संधि किया था है कि भारत अपने के पास का 80% जल पाकिस्तान को देगा, तो इसको अवैध घोषित नहीं कर सकते हो। समझ आया ना, जो किया गया है सो किया गया है। समझ में? हाँ समझ आया ना, मंत्रिमंडल कहने पर अपना मंत्री तो करेंगे नहीं। आई चले, अब राष्ट्रपति के पास शक्ति का पावर है राष्ट्रपति के पास। देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कहाँ पर निहित होती है हम लोग की? राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ के द्वारा करता है। पहले भी बताया इसका। अधीनस्थ प्राधिकारी से तात्पर्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से है। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब क्या है? SDM DSP ना, अधीनस्थ ओकरा नीचे कौन आ जाएगा? मंत्रिमंडल के सदस्य है, प्रधानमंत्री है ओकरा नीचे में, है ना। प्रधानमंत्री को अपने नीचे रखता है राष्ट्रपति। हाथ जोड़े खड़ा होना बुआ तोरा। 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किया था। अगर दोनों देश के समझौता करना है, संधि करना है, विमान खरीदना है, सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि देश में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ हो रहा है, सब राष्ट्रपति प्राप्त करता है। 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। अगर राष्ट्रपति कोई भी सूचना मांगता है मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो अनुच्छेद 78 के द्वारा 78 के द्वारा प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करेगा? राष्ट्रपति को सूचना देगा। आ रहा समझ में? नहीं समझ में? अब राष्ट्रपति मांग दिया कि अच्छा बताइए क्या काम हो रहा है जी। ST से मुझे बड़ा तो आक्रोशित है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, आप लोग काम हम कर रहे हैं, पूछ दिया प्रधानमंत्री से। और प्रधानमंत्री दौड़ल अपन क्या करेंगे, जो मंत्री का विभाग है वो मंत्री को बुलाएंगे। मैंने कहा जो पहले बताओ महामहिम को बताओ क्या कर रहा है तुम, है। और महामहिम मान लो के बोल दिए ये बताए कि त्रिपुरा में अभी तक रेल का पटरी नहीं बिछा, कहा है जी, पूछ सकता है। तो अनुच्छेद 78 के द्वारा पूछेगा, आप प्रधानमंत्री को जवाब देना है, और अगर विभाग का जो मंत्री होगा वो भी जाके जवाब देगा। पावर है 78 में। 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है किसके द्वारा? 74 द्वारा। मंत्रिपरिषद का गठन किसके द्वारा? तुम लोग का 74 के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होता है।
74 में मंत्री परिषद है ना। परिषद मंत्री बनेगा तो क्या चाहिए तेरा, कुर्सी चाहिए। कुर्सी में कौ गोड़ रहता है, 4 गो गोड़, 3 गोड़ का कुर्सी का देखिए तोड़ दी कहा, 4 गोड़ का कुर्सी होता है ना। कुर्सी पे जब मंत्री बना होता है तो क्या चाहता है, ये 7 दिन हम ही बैठे, 7 4 74। ऐसे ऐसे कहानी बनाओ तो याद हो जाएगा आपको मंत्री परिषद के बारे में। भारत में एक प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का, तो राष्ट्रपति करेंगे। जो संघ के मंत्री अभी देख रहे थे ना, इसमें जितना भी मंत्री लोग थे उन लोग का शपथ कौन दिलवाया, नियुक्ति कौन करवाए, राष्ट्रपति। देखा निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर है, निर्वाचन नहीं करवाओ, नियुक्ति करवाए वहां पे, है ना। शपथ दिला आपको बोले कि हाँ चलो नियुक्त करते हैं तुम, निर्वाचन तो जनता किया है। राज्यों का राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में आगे पढ़ेंगे लोग। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, ठीक है, इस सब का क्या करता है, ये नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का, राष्ट्रपति करेंगे, इन्हीं के पास अधिकार है ना। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासक, ये मंत्री जो हो गए, वित्त आयोग का जो गठन करेंगे यही करेंगे, है ना। और सॉरी राज्यसभा आयोग का भी अधिक इत्यादि का जो नियुक्ति करता है ये कौन करता है हम लोग के, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ तो समझ में आए। तो इसमें जो मेन है ये 3 गो है, 1 2 3, ये पूछ सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से यहाँ भी क्वेश्चन बना, अभी तक 40 क्वेश्चन हम लोग का बन गया होगा राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति के बहुत सारी विधायी शक्तियां जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें, कि क्या क्या राष्ट्रपति का अपन पावर है। अब राष्ट्रपति का बोल हम कभी तो पढ़ना है कि राष्ट्रपति को हई त्याग पत्र दिलवाएगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा। तो भाई राष्ट्रपति है क्या खातिर, राष्ट्रपति को बनाया क्या खातिर गया, तो एक बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या करता करते हैं। सदन गठन, राष्ट्रपति जो होता है संसद में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद बनाता है, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा तीनों मिलकर क्या बनाएगा हम लोग का, संसद बनाएगा। अनुच्छेद 79 हो गया कि यदि किसी संविधान विधेयक पर संसद दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो याद रखना 108 को मानका का माला होता है ना, रुद्राक्ष का माला पहनोगे तो 108 गो का माला होता है, तो संयुक्त पूरा माला एक साथ है। तो संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के थ्रू, तो 108 के थ्रू। तो संयुक्त अधिवेशन में मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 10 दल का बहुमत है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यों में हो सकती है कांग्रेस की सरकार ज्यादा हो, लोकसभा में क्या है तो राज्य सरकार, राज्यसभा में क्या होगा कांग्रेस के सदस्य होंगे, लोकसभा में मोदी जी की सरकार है। कौन ऐसा बिल था ना जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, पारित नहीं हो पा रहा था, लोकसभा से जैसे राज्यसभा में जाए अटक जाए, लोकसभा से राज्यसभा में जाए तो अटक जाए, होकर भी लेने अटक जाए। तो राष्ट्रपति महोदय क्या कहने का, अनुच्छेद 108 शुरू बोले कि सुनो साथ है वो इसके पास करो करके संयुक्त अधिवेशन, बात करो क्या दिक्कत है, बात करो क्या दिक्कत है, 108 में बोलेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है ना। यदि उसकी राय में लोकसभा में इस समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब आंग्ल भारतीय, तो अनुच्छेद 31 में लोकसभा में 331 में, ग्रेट सॉरी 331 में हम लोग का है, आंग्ल भारतीय समुदाय के क्या है 2 सदस्यों की नियुक्ति करता था। पहले था, अब मोदी जी आए तो क्या बोले, हटा था उनकी घटा, है ना। अब हम लोग का 545 नहीं 543 को सीट होता है ना, उद्योगों को नहीं बैठाता है लोग। इस प्रकार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 को सदस्य का मनोनयन कौन करता है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के थ्रू, 80 के थ्रू 12 को सदस्य थे। एक तो सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, कांग्रेस बनाया था बड़ा चालाकी में, यानी हम दे देंगे भारत रत्न, आने देंगे राज्यसभा का सदस्य, तो जितना क्रिकेट प्रेमी है वर्ल्ड कप के बाद हमको क्या करेगा, वोट दे देगा। कांग्रेस बनाया था, समझे ना, भारत रत्न भी दिया था कांग्रेस से, मेजर ध्यानचंद्र को नहीं दिया, सचिन तेंदुलकर को दिया था, देना चाहिए था मेजर ध्यानचंद्र। कहा मेजर ध्यानचंद्र, पहले ठीक है सचिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद क्या थे, हॉकी के जादूगर थे, और बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बुजुर्ग थे वो, माने कि सीनियर थे उनसे, तो पहले उनको देता है फिर देता सचिन तेंदुलकर, लेकिन ना, क्योंकि भाई वोट लेना है, मतलब वोट हार गए तो 14 में ना, कहाँ मिला,
है। मोदी जी नामे बदल दिए सीधे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नामे बदल दिया। या ध्यानचंद्र को बोले कि कौन पुरस्कार की जरूरत नहीं उनका के, उनको उनके नामे पर पुरस्कार सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार को कर देते हैं। जो खेल रत्न पुरस्कार था राजीव गांधी कौन खेल खेलते थे? कोई ना। लेकिन खेल का तो कितना बड़ा विडंबना है कि खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था राजीव गांधी के नाम पर था। मोदी जी यहाँ बोले कि सुन भारत रत्न से कुछ होगा नहीं, लोग भुला जाएंगे, होगा 2015 में 2019 में मिलेगा, लोग भुला जाएंगे। सीधे खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दे, सबसे बड़ा पुरस्कार, इज्जत होता है ना। वो काफी उम्र हो गए, कोनो खिलाड़ी होगा तुमसे कभी ऊपर नहीं जा सकता है। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद तो अनुच्छेद 80 के द्वारा 12 को सदस्य क्या क्या करता है, ये मनोनयन करता है। खेल के रेखा भी गई थी, तो हीरोइन की रेखा थी, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी मनोनयन होते हैं। आप संगीत से हो, खेल से हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा से हो, तो ऐसा लोग को भी प्रतिनिधि इसमें चाहिए। आगे बढ़े इसमें। अब राष्ट्रपति के पास, अब वीटो पावर के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के पास मान लो कोनो काम आया करे खातिर, तो पक्का का राष्ट्रपति को करना ही करना पड़ेगा। तो मन है तो राष्ट्रपति कोनो काम के करेगा, और नहीं मन है तो राष्ट्रपति कोनो काम को नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग वीटो पावर। आप पढ़ते हैं वीटो पावर के बारे में। देखिए राष्ट्रपति में हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। क्लास लंबा जाएगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन जो पीपीटी से पढ़ लेगा या मेरे क्लास को वीडियो से देख लेगा, एक क्लास को करना छूटेगा। आई ना कि चटनी चटा दिए हैं, 15 मिनट में राष्ट्रपति खत्म, वो नहीं करेगा, एग्जाम में खत्म हो जाएगा तुम्हारा। आप डिटेल पूछे तो डिटेल पढ़ो। वीटो पावर में देखिए, वीटो पावर लैटिन भाषा शब्द लिया गया जिसका है कि रोकना। वीटो का अर्थ पूछ सकता है कि वीटो का अर्थ क्या हम लोग का, रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को समस्त वीटो शक्ति, स्पष्टता वीटो शक्ति प्राप्त नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलोकित 3 प्रकार के वीटो है राष्ट्रपति के पास। कौ प्रकार के वीटो है राष्ट्रपति के पास हम लोग के पास? तो 3 प्रकार का वीटो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। आया समझ में आपको? पहला है अत्यांतिक वीटो, है ना। एम क्या है भाई? जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, राष्ट्रपति अपन अनुमति नहीं देगा कि विधेयक पर, तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विधेयक पास हो क्या आया, राष्ट्रपति कुछ ना बोला, कुछ नहीं बोला राष्ट्रपति, विधेयक खत्म। इसे अत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो की शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। अब यह अपने से ना कर सकता है बिना मंत्रिमंडल के। मान लो कि एगो कैसा हुआ कि एगो हम लोग का पारित हो गया, हम लोग का कि एगो ऐसा कानून पारित हो गया जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राज्यसभा अपोजिशन पार्टी था। अब कैसा हूँ फेट फाट के, है ना, मजबूरी में गवर्नमेंट को लोकसभा में भी पारित करना पड़ा, लेकिन मन नहीं था उसको, पारित हो गया कैसे हूँ, या मजबूरी वर्ष के नहीं से कोई धोखा दे दिया, वोट में नहीं आया। अब क्या करेगा, सीधे मंत्रिपरिषद के थ्रू बोलवाएगा कि सुन रहे राष्ट्रपति जी, काम में एगो बात बोलते हैं, का जो फैलवा रोक दो बाबा, रोक दो, तो बाबा रोक दियन। ये रोकने क्या बोलते हैं, अत्यांतिक वीटो। अपना मन से नहीं करेंगे, अत्यांतिक वीटो ये है। सर्वप्रथम इस शक्ति प्रयोग 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। निलंबन वीटो, यह अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए वापस दे सकता है। बोल सकता अगर मान लो पढ़े अपने बोला हर चीज खराब लग रहा है, क्या ला दिया जी तुम लोग, क्या ला दिया कि जेकरा घर में शौचालय नहीं रहेगा उसको फांसी दे दिया जाएगा, ये क्या लिखा है? सुधार अब तुम शौचालय तुम लोग बनवाओ, प्लॉट ले जो राष्ट्रपति में हम क्या करें, उसको लौटा देंगे। इसे कहते हैं निलंबन वीटो। मान लो सरकार है कोई पगलाइए गया, है ना, और सिर्फ लौटाने जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर देने पर राष्ट्रपति को उसको फिर से देना ही पड़ेगा। अब संसद फिर पारित कर रहा है, लोकसभा भी पारित कर रहा है, राज्यसभा भी पारित कर दे रहा है, अब की बार दोबारा जब आएगा ना तो महामहिम को पास करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी बोल देगा सब कि काहे नहीं फांसी दे दे। और सब लोग को हम लोग पैखाना का पैसा दिए बनाने खातिर, और सब लोग पैखाना का पैसा खा गया है, और रोड गंदा कर रहा है भारत का।
तो काहे नहीं पैसा दे दे, भ्रष्टाचार का मामला है, दे दो सीधे फांसी। तो राष्ट्रपति ठीक है जौन करोसन भाई दोबारा पास होकर ला दी, वो बात कैसे होगा नहीं, है ना। गाँव में ऐसा होता है ना जी, पैखाना का पैसा खा गया मुखिया। हाँ व्यवसाय पूछा कि आपका लैट्रिन कहाँ गया जी, घर बना लिया, लैट्रिन कहाँ है आपका, तो कहा कि लैट्रिन ये तो मुखिया खा गया। कहने लगे लैट्रिन का पैसा मुखिया खा गया, है ना। देख रहा है विनोद कितना दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, संविधान के तहत किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने का समय सीमा प्रतिबंधित नहीं है, जे भी बिटो। अभी पक्का नहीं है ना कि राष्ट्रपति जी इसको लौटाएंगे, दोबारा कब लौटाएंगे ये पक्का। अब मान ले पसंद नहीं है कि ना फांसी देने वाला चीज हमको पसंद नहीं है, अब जाएगा तो पक्का साइन करके जैबे करेगा, तो हम भेजबे ना करेंगे, हम भेजबे ना करेंगे। अब की बेरा चुपचाप रख लेंगे, है ना। अतः राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी अनुमति नहीं देता है और पुनः विचार के लिए उसको लौटाता भी नहीं है, और अपने पास रख लेगा जेब में। क्या बोलते हैं, जेबी बिट्टो। बोले कि अच्छा ये तो लोग हमसे बोले हैं कि दूसरा का बार ला दिए, अब तो ये तो नियम है कि राष्ट्रपति महोदय को पारित करना ही करना है ना। मैंने वापस लौटेगा तो राष्ट्रपति महोदय ही नहीं कर सकते कि फिर तो देखो, तो ठीक है हम सिग्नेचर ना करेंगे, रख ले रहो। फाइल महोदय, है ना, फाइल महोदय ये देखोगे पर महामहिम है, हलवा है। फाइल महोदय होगा, रखल है ढेर फाइल पेंडिंग में। इसको बोलते हैं जेबी बिटो। और जेबी बिटो का सबसे प्रयोग किए थे हम लोग ज्ञानी जैल सिंह किए थे, है ना। डाक विधेयक के रूप में यहाँ पर लिखो किए, पूरा डिटेल्ड लिखे नोट, बहुत अच्छा सा डिजाइन किए, को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम प्रेम से जीरोक्स करा के चाहे हाथ से लिखे हाईलाइट करके पढ़ना इसको। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था और भारतीय डाक संशोधन संबंध में था। ये ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति यह प्रथम मामला था और प्रथम बार ज्ञानी जैल सिंह क्या करते हैं, वीटो शक्ति का प्रयोग कर देते हैं। कौन मामले में, तो भारतीय डाक संघ। उस समय हमको राजीव गांधी, हमको याद करिए राजीव गांधी उस समय भारत के थे प्रधानमंत्री थे। अरे समझ में वीटो शक्ति समझ में आ गया आप लोग को, वीटो शक्ति समझ में आ गया सब आपको, और जेबी वीटो भी समझ गए हैं। हाँ आगे देखेंगे इसका कार्यकाल हम लोग राष्ट्रपति का पढ़ेंगे हम लोग। अब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के अनुच्छेद 132 में 1, 2, 3 को बोलते हैं ना। तो 1, 2, 3 में क्या हम लोग का अध्यादेश है राष्ट्रपति का, और ये राष्ट्रपति इसको अध्यादेश जारी कर सकता है क्योंकि संसद के दोनों सदनों सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है। जब दोनों सदन काम ना कर रहा हो तब राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत, 1, 2, 3 के तहत। आगे समझ में। अब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है, और राष्ट्रपति में शक्ति समझिए, राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, 72 है। वो फिल्म आया था खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी 786, और में से 72 सिंह कुछ भी कर सकते थे। वही तरह हम लोग राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद 72 है, 72 सिंह बन जाते, कभी कुछ भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। वास्तव में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये काफी पूछता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के थ्रू प्रदान की गई है, तो 72 के थ्रू। अतः राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि व्यक्ति को दंड क्षमा कर सकता है। प्रविलंब का मतलब होता है कि उसको कम कर दे, कमजोर कर देगा इसको, ठीक है। परिहार रोक लगा देगा, विराम कर सकता है, लघु कर सकता है, कम को मान लो कि थोड़ा 10 साल का सजा है ना 2 साल कर सकता है। ये सब क्या है, राष्ट्रपति का है। अब ऐसा भी है कि मान लो कि आज सश्रम कारावास दिया है, सश्रम कारावास दिया है, तो क्या करेगा राष्ट्रपति, उसको प्रविलंबन के तत्व क्या करेगा, कमजोर कर देगा। चलो साधारण कारावास में ये सब काम कर सकता है राष्ट्रपति, है ना। वह अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है, ऐसे ना करेगा, यह मंत्रिमंडल की सलाह आपको पूरा पूछ पाए। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। देखो राष्ट्रपति क्या करता है कि जबकि दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, वहां पर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति चाहेगा तो माफ कर सकता है या फिर सजा को कम कर सकता है। सेना का अपना न्यायालय होता है ना, मालूम होता है सेना में कोर्ट मार्शल होता है, कोनो कोर्ट आप उन्हें फैसला नहीं सुना सकता है सेना का,
सेना अगर कोर्ट मार्शल करे तुम कोनो कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सिर्फ महामहिम छोड़ के तरह कोई नहीं बचा सकता होगा, क्योंकि महामहिम जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेना क्या होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो वही क्या कर सकते हैं, तरह का बचा सकते हैं सीधे। तो कोर्ट मार्शल के मामला में यहाँ पर सुनवाई राष्ट्रपति महोदय करेंगे। जबकि दंड संघीय विषय के संबंधित में विधि के विरुद्ध अपराध दिया गया हो तब ये कर सकते हैं, और दंड अगर मृत्यु दंड दिया गया हो तो मृत्यु दंड को भी माफ कौन कर सकते हैं, हम लोग को राष्ट्रपति कर सकते हैं हम लोग को, ठीक है। और अनुच्छेद 61 में भी राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। 72 में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को जिसे 72 में क्षमादान की शक्ति है, उसी तरह अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को भी क्या है, हम लोग को क्षमादान की शक्ति है। लेकिन राज्यपाल सेना का मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्यपाल क्योंकि मृत्युदंड को नहीं रोक सकता, हाँ कम उम्र कर सकता है, मृत्युदंड नहीं रोक सकता। अगर मान लो कि साधारण क्योंकि 10 साल कार्रवाई हो गया, राष्ट्रपति राज्यपाल मध्य ठीक है 2 साल कर लो, ये तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां जितने देखने में शुरुआत में लग रही थी कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, काफी सीमित है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति के पास पावर बहुत ज्यादा है, भले उपयोग नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए महामहिम के बारे में आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को वित्तीय क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। यथा राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार के है ना आय व्यय वर्ष भर के आय व्यय का वितरण यानी बजट रखवाता है। बजट कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के थ्रू? तो अनुच्छेद 112 पूछेगा कि राष्ट्रपति बजट जो पेश करवाता है राष्ट्रपति, तो कौन के थ्रू होता है? तो अनुच्छेद 112। देखो करवाता है, करते नहीं है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है। जितना भी चीज होगा सब महामहिम के नाम से होगा। आगे बढ़ते हैं। उनको एक वित्तीय वर्ष उनको एक वित्तीय आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 280 पूछता है वित्तीय आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 280। समझ में आना? जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, हई हो रहा है, हई नहीं हो रहा है, इतना दिक्कत है, इतना पैसा है, बोलेगा, बताएगा उतना क्या। समझ में आना? तो वित्त आयोग अलग है और वित्त मंत्रालय अलग है। समझ में आना? तो वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। अब देखो आपका राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति इतना केयर कर रहा है, इतना चीज चल रहा है राष्ट्रपति के अनुसार, तो राष्ट्रपति के पास कुछ क्या है, पावर और भी है, जैसे कि आपातकालीन शक्ति है ना। राष्ट्रपति जैसे जानते हैं कि सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है, तो राष्ट्रपति के पास एक और ताकत है कि आपातकालीन शक्ति लगाता है। और राष्ट्रपति जो 3 तरह के आपातकाल लगा सकता है देश में। एक जो आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, ये लगता है अनुच्छेद 352 के थ्रू, 352 के थ्रू, 352, 356, 360। तो 352 को समझिए। 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। देखो पहले जो था ना, सशस्त्र विद्रोह के जगह पे क्या था हम लोग का, आंतरिक अशांति वर्ड था। कब हम लोग का? तो 44वें संविधान संशोधन से पहले। यही आंतरिक अशांति का नाम लेके इंदिरा गांधी क्या करती हैं, देश में आपातकाल लगा देती हैं।
समझ में है ना। तो देखा गया कि जब 42वां संविधान 44वां संविधान संशोधन होगा तो कहा कि तो सबसे बड़ गलती तो जब मन तब गवर्नमेंट चाहेगा कि आंतरिक अशांति मैंने कहा कुछ हो सकता है, तो रोजे आंतरिक अशांति है, तो आंतरिक अशांति के आधार पर सरकार जो आने वाला है भविष्य में भी वो तो जब मन तब भारत में आपातकाल लगा सकता है। तो आंतरिक अशांति वर्ड को हटा करके वहां पर क्या लगा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आप लोग समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम। तो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये जनता पार्टी के द्वारा जो जोड़ा गया था, है ना। ये जोड़ा गया था 1978 में, 1978 में। भारत जैसे किसी भाग, हाँ, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, या तो युद्ध हो, या तो बाहर का आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश में पूरा बंदूक बंदूक लेकर अंदर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, या कोनो देश हमारे साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, या मतलब कोई देश हम लोग पर आक्रमण कर दे, आ रहा समझ में। तो क्या होगा वहां पे, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। बस 3 मैटर पर लगेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। चौथा नहीं होगा तो ऑप्शन गड़बड़ाने के लिए आपको एग्जाम में चौथा कोई गलत ऑप्शन दे देगा, आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति को काट देना है। यार समझ में, क्वेश्चन सही गलती कराता है जो लोग ऑनलाइन में रट रहे हैं ना, तो बाबू घटोगे बढ़िया से एक दिन। ऐसा लेकर ना हुआ 24 में, 25 में, मैंने 25 होली तक, तो बाबू भूला गया कि तोरा घरे फिर अगुआ वाला बढ़। आगे बढ़े। आपात की घोषणा के लिए मंत्रिमंडल लिखित सहमति आवश्यक है। अब आपात की घोषणा राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता है कि उठे अपने मन से कर दिए ना, मंत्रिमंडल लिखित देगा, मंत्रिमंडल लिखित देगा, तब क्या होगा, आपातकाल घोषित होगा। आपात की घोषणा 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अब संसद का बैठक होना चाहिए, और आपात तो क्या होना चाहिए, आपातकाल को ठीक से वहां पर लागू करना हो आपको। आपातकाल के पश्चात 6 महीना तक लागू रहेगा, एक बार अनुमोदित होने के बाद 6 महीना तक आपातकाल डायरेक्ट लागू रहेगा। ऐसे पहले लिया जा सकता है वापस, लेकिन 6 महीना तक लागू रहेगा। और बात तोरा करवाना है, फिर 6 महीना तक फिर अनुमोदित करो, फिर 6 महीना फिर अनुमोदित करो, 6 महीना तक बोलबे किया कि 6 महीना तक एक बार पास होने पर 6 महीने तक तुम आपात लगा सकते हो, लेकिन बीच में तोरा मन है तो तू आपातकाल को हटा भी सकता है। आगे समझ। ज्ञातव्य अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार आपातकाल लगाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अब तक कितना बार आपातकाल लगाया, तो भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 71 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाई थी इंदिरा गांधी वाला आपातकाल, समझ में आना। तो 1962, 71 और 1975 यही 3 बार आपातकाल भारत में लगा है। हाँ, तीनों कांग्रेस। हमको नहीं लग रहा किसी के बाबूजी को इतना याद होगा। दादा उदा जी से लोग से पूछना आप लोग, है ना, दादाजी से पूछोगे तो अनुमान है कि सबके बाबूजी का एज हो जाएगा 80 के अप्रोच में जन्म लिए होंगे, या 75 76 के अप्रोच, याद नहीं होगा उनको। दादा उदा जी से पूछेगा आपातकाल में क्या हुआ था, बोलने के अधिकार छीन लिया गया था, सब के आधार पर जेल में डाल दिया था। जो कानून जो कांग्रेस चिल्ला रही है ना कि भारत में संविधान का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वही कांग्रेस क्या थी, पूरा देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और लोगों की पूरा भारत जो था वो जेल बनकर रह गया था, इतना स्थिति खराब था। हाँ, वो सब 19 में सब निरस्त कर दिया गया था, सब निरस्त कर दिया गया था। है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ दिया गया था। तरह मुआ तो नहीं सकती थी, गिरफ्तार तो कर सकती थी ना, मुआएगी तो ना, गिरफ्तार तो कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर अनुच्छेद 52 पढ़ लिए, 352, 3 बार आपातकाल लगा। 3 कारण हो सकता है, युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है, आंतरिक अशांति से क्या जोड़ दिया गया था हम लोग का, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया था। 3 चीज, 3 कारण पे। अब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जो होता है हम लोग का 356 पे 4 को जोड़ते जाओ। इसके किसी भी राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को जो समाधान हो, माने कि लगे कि हाँ भाई सही बात है कि राज्य का जो आंतरिक तंत्र जो है वो विफल हो चुका है, तो क्या करेगा वहां पर, राष्ट्रपति शासन लगाएगा। तो 2 तरह से आंतरिक तंत्र विफल हो सकता है। एक कारण है कि कोई पार्टी के बहुमत ना प्राप्त हो,
क्या कारण हो कि कोनो पार्टी को बहुमत प्राप्त है। बिहार में मान लो कि 300 सीट है, एग्जाम्पल समझो मोटा मोटी, हाँ मान लो कि कैलकुलेशन करने में आसान होगा समझाने में, हमको इसलिए बोले। तो 300 सीट में मान लो 100 को मिला बीजेपी को, 100 को मिल गया आरजेडी को, 100 को मिल गया हम लोग को जदयू को, केकोरा भी बहुमत में, तीनों अलग अलग है। तो वहां पे उस स्थिति में क्या होगा, कोई गठबंधन की सरकार भी नहीं बन रही है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एगो ये उसके बाद बिहार में मिला था 2004-5 के याद पड़ेगा, बूटा सिंह को बने थे, बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था उसमें। लालू जी के जाने के बाद नीतीश कुमार के बनने से पहले बिहार में भी लगा था राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में अधिकतर राष्ट्रपति शासन लग ही जाता है, समझ में आना। जैसे कि कश्मीर में लगा हुआ राष्ट्रपति शासन अभी भी है, समझ में आना। तो और क्या सकता है, राष्ट्र में आंतरिक अशांति, दंगा उंगा फैल जाए तो भी लगा सकता है। पहले बहुत लगता था, कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल बहुत लगता था, और राष्ट्रपति शासन भी, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल बोले, राष्ट्रपति शासन जौन राज्य में होकर विरोध के सरकार होता था, कुछ ना कुछ खुरचालू करा के हो जा राष्ट्रपति शासन लगवा देता था। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूरे पावर की कर भी जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। बिहार में या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा ताकत के कर भी जाएगा, केंद्र के पास जाएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान है कि मुद्दे लगे कि हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा होगी जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय वित्त की जो स्थिति है, पैसा और पास जुड़ा जो स्थिति, वो बड़ी खराब हो चुका है। जब राष्ट्रपति को ये शक हो जाए या समाधान हो जाए, मेरी समझ में आ जाइए कि भारत का जो वित्तीय स्थिति है पूरा भारत या फिर भारत के किसी एक राज्य का, तो क्या करता है, भारत के किसी एक क्षेत्र पर आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। आ रहा समझ में, वो क्या कर सकता है, पूरा भारत पर वित्तीय आपातकाल को लगा सकता है। यह अनुच्छेद 360 के द्वारा हो सकता है। आज तक लेकिन भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाते हैं। वित्तीय आपातकाल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिक्का होता है गोल, 360 डिग्री गोल, वित्तीय आपातकाल 360 हो गया ना। और वित्त आयोग कितना होता है, 280, याद हो गया आप लोग को। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास को खत्म करने से पहले। संविधान की किस अनुच्छेद को राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने का अधिकार है, हम लोग का पहले पढ़ा है आप लोग को। यह यूपी पीसीएस मेंस 2022-12 का क्वेश्चन हम लोग का है ना। तो ये अनुच्छेद 143 के द्वारा लेगा जी। जितना भी क्वेश्चन आप कराया, काफी ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया राष्ट्रपति में। कहीं भी यूट्यूब पर खाक छान लो, ना मिलबो माने ना मिलबो माने ना मिलबो, डिटेल्ड ना मिलेगा। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो भैया राष्ट्रपति की अनुमति से। थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सटा के रखना चाहिए हमको, प्रिंटिंग में कभी मिस्टेक होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 280 के द्वारा। थोड़ा देर पहले पढ़ा है। अनुच्छेद 53 के 2 के अनुसार संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कमांडर के कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जो भी सेना है ओकर सर्वोच्च कमांडर कौन है, हम लोग का राष्ट्रपति है, ठीक है। मोदी जी यहाँ पे वो काम किए देगा कि भैया है ना, राष्ट्रपति साथ एगो प्रॉब्लम है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर तो है, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत अनुभव नहीं होता है सेना के बारे में। अनुभव होता है राष्ट्रपति को सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति थोड़ा ना है पाकिस्तान की तरफ। सेना शासन पाकिस्तान में चलता है, लेकिन हमारे महामहिम को सेना के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है। तो एक वैसा होना चाहिए जो तीनों सेना को जोड़ कर रखे, जैसे कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना को जोड़ के एगो कंबाइंड होना चाहिए वो सुप्रीम। तो उसी का गठन किया गया जिसको बोलते हैं सीडीएस, जिसे बिपिन रावत हमारे पहले सीडीएस थे भारत के। ना उसका कोई एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि सीडीएस है वही बनेगा। सीडीएस सिर्फ एक सीडीएस का पोस्ट होता है, और वही सीडीएस बनेगा जो कि काफी जिसको अनुभव हो सकता है कि अगर रिटायर हो गया तो भी बन सकता है वो। क्योंकि समझ में आ रहा है, एक वो ऑफिसर तैयार करने पर आर्मी को या एयरफोर्स या नेवी को लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है बउआ, देखे में लग रहा है ना। सोचो सीडीएस लेवल का ऑफिसर तैयारी करने में उसको कितना उसको अनुभव चाहिए, कितना करोड़ों अरबों रुपया खर्च होगा। खाली एग्जाम दे से थोड़ा कोई चीज पास कर जाओगे। कौन का निर्णय लेना है, ठीक है।
तो वो क्या होगा, उसमें उसको अंदर विभाग में काम कर रहे लोगों की होगी नियुक्ति, अलग बात है। लेकिन सीडीएस एक ही होता है देश में, और वो काफी क्या होगा हम लोग का सीडीएस, वो सेना में से लिया जाता है, खासकर थल सेना से ज्यादा आते हैं सीडीएस, चांस रहेगा। हाँ, आर्मी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि आपको राष्ट्रपति के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के हिस्ट्री से जुड़ा है। कौन कौन कागज किया, जैसे कि नीलम संजय रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, सोना पर सुहागा है कि कौन ऐसा राष्ट्रपति था जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो महामहिम जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो नीलम संजय रेड्डी थे लोकसभा के अध्यक्ष, रेड्डी एकदम खाली खाली होके राष्ट्रपति, और भी मिलेगा के बारे में। भारत में कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी, ठीक है, ये जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण बने थे। एम हिमायतुल्लाह बीबी गिरी के त्यागपत्र के बाद बने थे। और बीडी जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण बने थे। ये फखरुद्दीन अली अहमद हुए हैं जो आपातकाल लगवाए थे, याद है ना, ये राष्ट्रपति के पद पर आते टे बोले थे, बीडी जत्ती बने थे। तो भारत में जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति समझ में आ रहा कि कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया था कितने लोगों को, तो बीबी गिरी, एम हिमायतुल्लाह और हम लोग का बीडी जत्ती, याद रहेगा आपको, 3 को कार्यकारी राष्ट्रपति। समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य में मतभेद हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के बीच किस बात को लेकर मतभेद हुआ था। तो समान नागरिक संहिता 1944 में कर वर्णन है ना जी। अब मोदी जी कर लागू कह रहे हैं, लेकिन नेहरू जी कहेंगे ना 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 ना, मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था दो, वक्त बोर्ड दो, फलना दो, चिन्ना दो, सब दो। सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद होने के कारण डाक संशोधन विधेयक 1986 के मध्य में जेबी ब्यूटो का प्रयोग किया था। इसके बारे में बताए थे कि जेबी ब्यूटो का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, ज्ञानी ज्ञानी थे। और किस बारे में किए थे, तो डाक संशोधन विधेयक के बारे में किए थे। कोई दिक्कत, ज्ञानी जैन सिंह, ठीक है, सिख थे वो, जय लॉ सरदार जी थे, सरदार जी। सहमति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तथा जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक सही किया था। यहाँ पर राष्ट्रपति होगा, गलती हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के रूप में भारत का सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछे किसका रहेगा, तो सबसे लंबा कार्यकाल है हमारा किनका, तो राजेंद्र प्रसाद का। सबसे छोटा राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल किसका है, तो जाकिर हुसैन साहब का है। समझ में ना, सबसे छोटा जाकिर हुसैन साहब 1 साल 11 दिन तक रह पाए थे, और उसके बाद मर गए ये, तभी तो बीबी गिरी बने हैं। आगे समझ में। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन साहब थे। आगे बढ़ते, जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद के निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया। कौन कौन 2 ऐसे राष्ट्रपति थे या महामहिम थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, जाकिर हुसैन और कौन थे हम लोग के, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति के बारे में भी आगे पढ़ते हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, जिनका केवल विरोध में था। कौन थे हम लोग के, नीलम संजीव रेड्डी। पहले भी पढ़े थे कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, है ना, तो रेड्डी थे। कहा रेड्डी थे, गेहूं का विरोध में उतरेगा नहीं, रेड्डी सीधे तुम आप बनोगे क्या भैया, सीधे महामहिम बनिएगा। इसके पूर्व 1969 में चुनाव उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। पहले वो हार चुके थे, दोबारा लड़े तो जीत गए, क्योंकि कोई खड़े नहीं होते विरोध में। वे अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर बीबी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई। अब तक सबसे कम मतों के, यहाँ पर मत होगा, मतों के अंतर से जीते थे। कौन सबसे कम मत के अंतर से जीता थे हम लोग का, तो इनका नाम था बीबी गिरी। बीबी गिरी यहाँ पर है। बीबी गिरी क्या थे हम लोग के, सबसे कम मत के अंदर। जब पहला बार मत हुआ था ना, दोनों टाइम हो गया, 50 से 50 नहीं समझो। दूसरा बार फिर मत हुआ तो फिर वो क्या होते, जीते थे। अब एक में बहुत सारा तरीका होता है मत नापने का। इनमें प्रेफरेंस होता है
कि अगर 3 आदमी है ना तो तुम प्रेफरेंस देगा ABC, ऐसे होता है। देखो हम लोग लोकसभा में कहते हैं कि सिर्फ मोदी को बोला, मोदी को वोट देगा, ऐसे ना, वैसे होता है। A को, B को, C को प्रेफरेंस दो, कोई देगा B को, C को, A को प्रेफरेंस दो। तो देखा जाता है कि केकरा का बेसी ज्यादा प्रेफरेंस मिला है, समझ में आया ना। ऐसे देखते हो तो तरीके कुछ अलग है। वोटिंग डालता है, बाद गिना तो उसको वोट को गिना जाएगा। है होता है नियम, कुछ कानून है लंबा, उसको आगे पढ़ा देंगे। हाँ, एम इमादुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में का पद को ग्रहण किया था। बताया था ना आपको कि जब महामहिम भी नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही क्या होंगे, हम लोग के राष्ट्रपति कार्यभार को संभालेंगे। और दोनों तीनों ना रहेगा तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे वो संभालेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन संबंधित थे। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। तो बीबी आगे समझ में, वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। बीबी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के त्याग देके राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा था। पूछ सकते हैं कि कौन से राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को त्याग दिए और फिर राष्ट्रपति बने थे, कौन बने थे हम लोग के, बीबी गिरी। अब हम लोग का आज राष्ट्रपति का पद पूरी तरह से समाप्त हो गया। राष्ट्रपति से जुड़े सभी प्रश्न कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप में आपको पढ़ाए। और अगला क्लास रहेगा, बस पोस्टर देखो, अंदाजा लगाओ, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के लिए जुड़े रहे और लाइक करते, सब्सक्राइब करते रहे, फैलाते रहे। और इसका हम जितना पढ़ाए है ना, उसका हम तुरंत आपको वीडियो के लिंक के साथ हम आपको दे देंगे, आपको PPT मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं।